हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम कक्षा 9 के जीव विज्ञान का पहला पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 9 का पाठ्यक्रम बताया हुआ है, जिसमें पहले जीव विज्ञान चलेगा, उसके बाद रसायन विज्ञान और फिर भौतिक विज्ञान। तो कक्षा 9 के जीव विज्ञान में सिर्फ 3 ही पाठ हैं, जिसमें से पहला पाठ है जीवन की मौलिक इकाई, और ये होती है कोशिका। यानी कि कोशिका को ही जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। तो इंग्लिश में चैप्टर का नाम हो जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं सेल। तो इस लेसन में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिनमें से इस वीडियो में ये जो टॉपिक दिख रहे हैं 5 टॉपिक: कोशिका विज्ञान, कोशिका का परिचय, कोशिका सिद्धांत, कोशिका का आकार एवं आकृति, कोशिका का संगठन। तो इस वीडियो में ये टॉपिक कवर किए जाएंगे। बाकी इस लेसन में और जो टॉपिक्स है अन्य वीडियोज में बनाए जाएंगे। तो पहला टॉपिक है कोशिका विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं साइटोलॉजी। तो पहले हम समझते हैं कि कोशिका विज्ञान क्या है। तो देखिए, जो अंग्रेजी में शब्द है साइटो प्लस लॉजी, दो शब्द हैं। साइटो, साइटो मीन्स सेल यानी कोशिका, और लॉजी को बोलते हैं लॉगस, और लॉगस मीन्स स्टडी या टू स्टडी, अध्ययन करना, मतलब कोशिका का अध्ययन करना। तो सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, यानी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कोशिका विज्ञान या कोशा विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये तो है कोशिका विज्ञान। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, कोशिका यानी कोशिका का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो कोशिका के परिचय में पहले कोशिका के बारे में जानना है कि कोशिका होती क्या है। तो कोशिका के बारे में शुरू करते हैं। तो कोशिका की पहले परिभाषा देख लेते हैं, कोशिका है क्या चीज। तो कोशिका की परिभाषा यह है कि जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक व सूक्ष्मतम मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो कोशिका की जितने भी डिटेल है वो इसी परिभाषा के अंदर छिपी हुई है, यानी इसमें कुछ शब्दों पर ध्यान देना है: संरचनात्मक, क्रियात्मक, सूक्ष्मतम और इकाई। तो जीवन की संरचनात्मक, संरचना समझते ही हैं, यानी कि जिस प्रकार से कोई चीज बनी होती है उसे उसकी संरचना कहते हैं, किस तरह से बनी हुई। तो जीवन की संरचनात्मक इकाई इसलिए बोला गया क्योंकि हमारा जो शरीर है, यानी जितने भी सजीव हैं, चाहे जंतु हो, पादप हो या जीवाणु हो, जो भी हो, तो सभी सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। तो एक बात ये याद रख लीजिए कि इस ब्रह्मांड में वायरस, जिनको बोलते हैं विषाणु, वायरस के अलावा जितने भी जीव पूरे ब्रह्मांड में हैं, सभी का शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ। तो सभी कोशिकीय है, सिर्फ वायरस को छोड़ दो। तो इसलिए संरचनात्मक आ जाता है कि सभी की संरचना कोशिका से ही बनी हुई है। अब शब्द आता है क्रियात्मक। अब शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती है, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, और कोशिकांगों का काम ही होता है कि जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनको संपन्न करो। अब कोशिका के अंदर रहने वाले कोशिकांग ही सभी क्रियाओं को संपन्न करवाते हैं, इसीलिए क्रियात्मक बोला गया। और बात करते हैं सूक्ष्मतम। कोशिका बहुत छोटी होती है, यानी कोशिका इतनी छोटी होती है कि उसे नग्न आंखों से, यानी सामान्य आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए बोला गया सूक्ष्मतम। अगर हम कोशिका को देखना चाहते हैं तो कोशिका को देखने के लिए
सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम देखा जाए कोशिका को, तो अभी अभी इसमें ये भी पढ़ेंगे कि कोशिकाएं दो तरह की होती है। एक होती है पूर्व केंद्रकीय कोशिका, जिसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। एक होती है सुकेंद्रकीय कोशिका, जिसे यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो उनमें पढ़ेंगे तो इसमें ये देखा जाएगा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो साइज मानी गई है वो लगभग 1 से 10 माइक्रोन मीटर होती है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनकी साइज लगभग 5 से 100 माइक्रोन मीटर मानी गई। ये इतनी कम साइज होती है, इसीलिए इनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यही रीजन है कि ये सूक्ष्मतम है, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। और इकाई इकाई जानते हैं, यानी एक, यानी कि जीव विज्ञान में यह बताया गया है कि कोशिका से ही सब कुछ बना है, यानी कि हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, यानी कि हमारे शरीर का जो सबसे छोटी चीज है वो कोशिका है, इसीलिए इकाई है। तो इसी अर्थात बोला गया है कि जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक व सूक्ष्मतम मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो ये हो गई कोशिका की परिभाषा। परिभाषा तो हमने पढ़ ली, पर पहले ये जानना है कि कोशिका है क्या, इसे खोजा किसने है, इसका यूज क्या है, तब इस परिभाषा को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम बात करते हैं कोशिका की खोज के बारे में। तो कोशिका को खोजने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। इन्होंने सन 1665 ईस्वी में कोशिका को खोजा था। अब ये बात कर लेते हैं इन्होंने खोजा कैसे था। तो जो पेड़ की जो खाल यानी छाल होती है, इसको कार्क बोलते हैं, जो बाहरी आवरण होता है। तो रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल को, इस कार्क को थोड़ा सा कट किया। तो काटने के बाद उस टाइम एडवांस लेवल की सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई थी, तो रॉबर्ट हुक ने खुद का ही मतलब खुद की एक सूक्ष्मदर्शी खोजी थी, जो कि एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी थी, जिसे कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, जो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की नहीं थी। तो इन्होंने अपनी सरल सूक्ष्मदर्शी से जब उस कार्क को देखा, यानी कार्क के पतले से आवरण को जब देखा इन्होंने, तो इन्हें संरचनाएं कुछ ऐसी दिखाई पड़ी, इस टाइप की। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई पड़ी, छोटे छोटे डिब्बे दिख रहे थे। तो रॉबर्ट हुक ने इन डिब्बों को नाम दिया सेलुला। तो सेलुला लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको इंग्लिश में बोला गया सेल, यानी कि कोशिका हिंदी में। तो अगर हम कोशिका की बात करें तो लैटिन भाषा में कोशिका को सेलुला कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में सेल कहते हैं, हिंदी भाषा में कोशिका कहते हैं, और जीव विज्ञान की भाषा में साइटो कहते हैं। तो ये कोशिका के नाम। तो रॉबर्ट हुक ने जब पेड़ के छाल का यानी कार्क का स्टडी किया, तो इन्हें छोटे छोटे डिब्बे दिखे, तो इसका नाम सेलुला रखा गया। और सेलुला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, मतलब छोटे छोटे डिब्बे। तो जो छोटे छोटे डिब्बे थे उन्हीं को सेल बोला गया। तो इस प्रकार से कोशिका की खोज हुई। लेकिन अब बात ये आती है कि जो कोशिका खोजी गई वो जीवित थी या मृत। तो इसका आंसर ये है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी, यानी वो जीवित कोशिका नहीं थी। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो रॉबर्ट हुक की कोशिका खोजने के लगभग 9 साल बाद 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने
एक थोड़ा एडवांस लेवल की या फिर उन्नत किस्म की सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल का अध्ययन किया। तो जब तालाब के जल का इन्होंने अध्ययन किया तो उसमें भी इन्होंने कोशिकाएं देखी, यानी कि जो तालाब का जल था उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु थे। तो जीवाणु की कोशिका को इन्होंने खोजा, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एंटोनी वान ल्यूवेनहाक जीवाणु को खोजने वाले वैज्ञानिक। तो कोशिका का पिता तो रॉबर्ट हुक को बोला गया है क्योंकि इन्होंने कोशिका खोजी। जीवित थी या मृत थी वो अलग बात है, परंतु जो सबसे पहले काम करता है वही उसका पिता माना जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा, जो कोशिका थी मृत कोशिका। लेकिन उस समय रॉबर्ट हुक को स्वयं भी ये पता नहीं था कि ये कोशिका मृत कोशिका। तो जब एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने तालाब के जल का में मतलब कि उपस्थित बैक्टीरिया का स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया कि जो बैक्टीरिया की कोशिका थी वो जीवित थी, यानी कि जीवित कोशिका को खोजने वाले एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रॉबर्ट हुक की कोशिका मृत कोशिका है, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक की कोशिका जीवित कोशिका, ऐसा क्यों? कि कोशिका दोनों अवस्था किया था, पौधे कोशिका थी और ये बैक्टीरिया कोशिका थी। और बैक्टीरिया भी एक प्रकार से पादप माना गया है क्योंकि ये वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो दोनों में क्वेश्चन उठता है, जो उसका आंसर ये है जीव द्रव्य, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य, अभी इन सब के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जिसका नाम है जीव द्रव्य, जीव यानी जीव का, द्रव्य मीन्स पदार्थ। तो जीव का पदार्थ यानी जीवन का पदार्थ। जैसे कि हम लोग जब मर जाते हैं तो कहते हैं जीव निकल गया, यानी जान निकल गई। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जान है क्या? तो जो जीव द्रव्य है यही होती है जान, यानी प्रत्येक कोशिका में जान होती है, इसको जीव द्रव्य कहते हैं। तो जब रॉबर्ट हुक ने पौधे की छाल का स्टडी किया था तो वो कोशिका मर चुकी थी क्योंकि उसका जीव द्रव्य सूख चुका था। लेकिन जब ल्यूवेनहाक ने बैक्टीरिया की कोशिका की स्टडी किया तो उसमें जीव द्रव्य था। इसी बेस पे बताया गया कि इनकी कोशिका जीवित कोशिका है और इनकी कोशिका मृत कोशिका। तो यहाँ पर ये बात याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा मृत कोशिका की खोज की थी और बाद में ल्यूवेनहाक ने एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिका की खोज की। तो ये है कोशिका की खोज। अब इसके बारे में इसे अगर बात करते हैं तो सिंपल सी बात, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि कोई 100 मंजिल के ऊपर खड़ा हुआ है, अब नीचे हजारों लोग खड़े हैं, उनमें से अधिकतर लोग जीवित हैं, उन्हीं में से कुछ पुतलों को खड़ा कर दिया जाए तो ऊपर से कोई व्यक्ति देखकर ये नहीं बता पाएगा इसमें से पुतला यानी जीवित कौन है और मृत कौन है। वही कंडीशन रॉबर्ट हुक के साथ भी हुई। उनके द्वारा जो सूक्ष्मदर्शी खोजी गई थी उस सूक्ष्मदर्शी में जितना दिखा उस आधार पर रॉबर्ट हुक ने अपना ओपिनियन दिया। और लेकिन जब ल्यूवेनहाक ने खोजा तो उन्नत सूक्ष्मदर्शी से खोजा तो उससे उन्हें जीव द्रव्य साफ साफ दिखाई पड़ा, जबकि उनको नहीं दिखा था। तो उसी आधार पर इन्होंने जीवित कोशिका के बारे में बताया। तो ये हो जाती है कोशिका की खोज, यानी कोशिका का परिचय और कोशिका की खोज। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक हैं। कोशिका सिद्धांत को अंग्रेजी बोलते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन और एक वैज्ञानिक का नाम था स्वान। इन दो वैज्ञानिकों ने सन 1838 1839, यानी कि स्लाइडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में इस सेल थ्योरी पर, कोशिका सिद्धांत पर अपना मत दिया था और एक कोशिका सिद्धांत बनाया। कोशिका सिद्धांत में मुख्य बात यह बताई गई है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि ल्यूवेनहाक ने और रॉबर्ट हुक इन्होंने कोशिका खोजा, लेकिन कोशिका का मुख्य यूज कहाँ पर है ये कंफर्म नहीं था। तो बाद में
स्लाइडेन और स्वान ने इस बात को कन्फर्म किया, इस बात को बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से ही मिलकर बना होता है, और फिर इसका नाम दिया गया कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइडेन और स्वान को इसी आधार पर माना गया है। पर इसमें एक प्रश्न और उठता है कि कोशिका से मतलब कि प्रत्येक जीव कोशिका से बना है, लेकिन कोशिका किससे बनी? तब एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव, इन्होंने सन 1855 ईस्वी में इस प्रश्न का उत्तर दिया। इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी है। पूर्ववर्ती यानी पहले की कोशिका, यानी कि प्रत्येक संतति कोशिका अपनी जनक कोशिका से मिलकर बनी हुई। तो रुडोल्फ विर्चोव ने इस बात को क्लियर किया, और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्होंने एक बात बताई थी, कोशिका विभाजन, जो लेसन के हम अंत में पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेल डिवीजन। तो कोशिका का विभाजन होता है, जैसे विभाजन हुआ, एक कोशिका है, विभाजन हुआ 1 से 2 बन गई, फिर विभाजन होगा 2 से 4 बन जाएगी। तो कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका के विभाजन को खोजने वाले भी रुडोल्फ विर्चोव है, और कोशिका सिद्धांत में जो भ्रम था उस भ्रम को क्लियर करने वाले भी रुडोल्फ विर्चोव है, क्योंकि इन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि प्रत्येक जो कोशिका है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी। तो इस प्रकार से ये कोशिका सिद्धांत ये बताता है कि स्लाइडर सोन ने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना है, और विर्चोव ने बताया कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी है। तो ये आ जाता है कोशिका का सिद्धांत। इसमें हम थोड़ा सा जीव के बारे में बात कर लेते हैं कि जीव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जीव विज्ञान में जीव ही सब कुछ है, और जीव वही होता है जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर जीवन है वही जीव है। और जीव का मतलब कि जिसकी कोशिका में जीव द्रव्य है वही जीव है, क्योंकि वही सजीव है। जिसके कोशिका में जीव द्रव्य नहीं है वो निर्जीव। तो हम यहाँ पे जो जीव की बात कर रहे हैं वो करेंगे कोशिका के आधार पर। तो कोशिका के आधार पर जीव 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिसेलुलर, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और बहुकोशिकीय को बोलते हैं मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी यानी बहुत सारे, यूनि मतलब एक कोशिकीय, यानी कि वे जीव जिनके पूरे शरीर में एक ही कोशिका है, उसको चाहे कोशिका कहो चाहे शरीर कह लो। तो अगर एक ही कोशिका से पूरा का पूरा शरीर बना हुआ है तो वो एक कोशिकीय होते हैं। इनके उदाहरण सबसे फेमस अमीबा, एक कोशिकीय जीव, पैरामीशियम, क्लेडोमोनास, यानी बहुत सारे हैं, स्पायरोगायरा, यूनिट्रिक्स। तो एक कोशिकीय जीव वे जीव हैं जिनके पूरे शरीर में एक ही कोशिका होती है, और बहुकोशिकीय जिनके शरीर में कम से कम 2, बाकी 2 से ज्यादा आगे लाखों करोड़ों अरबों खरबों बहुत होते हैं। यानी कि जिनके शरीर में एक ही कोशिका है वो जीव एक कोशिकीय है, और जिनके शरीर में 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं हैं वो बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव में जंतु कोशिका, पादप कोशिका, शैवाल कोशिका, कवक कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं आती हैं। तो ये हो गए जीव, एक कोशिका वाले और बहुत कोशिका वाले। तो ये तो जीव है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोशिका से जीव बनता कैसे। तो इसे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम मनुष्य का उदाहरण लेते हैं। मनुष्य में एक होता है नर, एक होता है मादा। तो नर में जो युग्मक बनता है उसको कहते हैं शुक्राणु। अब शुक्राणु एक कोशिका है। मादा में युग्मक बनता है उसे बोलते हैं अंडाणु, अंडाणु एक कोशिका। एक बात और जान लेते हैं कि अगर हम मनुष्य की बात करें तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, जो कि नर का युग्मक है, यानी पुरुष का युग्मक। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, जो कि मादा यानी स्त्री का युग्मक है। ये हम छोटे और बड़े की बात करें। अगर लंबाई की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर में होती है तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, जिससे हमारा दिमाग बना हुआ है, तंत्रिका तंत्र बना है। पर यहाँ पे छोटे और बड़े की बात कर रहे हैं। तो नर का युग्मक शुक्राणु, मादा का युग्मक अंडाणु।
जब शुक्राणु अंडाणु में निषेचन होता है, तो निषेचन के फलस्वरूप बनता है जाइगोट, जिसे हिंदी में कहते हैं युग्मनज। युग्मनज, ये युग्मनज ही हमारे शरीर की प्रथम कोशिका है। तो सबसे पहले युग्मनज बन जाता है, ये हमारी एक कोशिका बन गई। अब यहाँ से शुरू होगा समसूत्री कोशिका विभाजन, क्योंकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन तो युग्मक बनने के लिए होता है, यानी कि जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ तो उससे शुक्राणु अंडाणु बने। अब जब समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो बहुत सारी कोशिकाएं, यानी कि जो कोशिका है, अब बहुत सारी कोशिकाएं बनती जाएंगी, विभाजन होता जाएगा, कोशिका पे कोशिका बनती रहेंगी, तो कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। अब ऊतक बन जाएगा, फिर ये ऊतक जो है, इसी ऊतक से फिर हमारे शरीर के अंग बनते हैं, और अंगों से पूरा अंग तंत्र बन जाता है, और अंग तंत्र को ही कहते हैं शरीर। यही हमारा शरीर है। तो ये बात याद रखिए कि जीवों में क्या होता है कि नर और मादा के युग्मक जब निषेचित होते हैं तो उनसे एक द्विगुणित पहली कोशिका बनती है, जिसको हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। ये हमारे शरीर की पहली कोशिका है। अब इस तरह से विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बनती जाती हैं, तो कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है, फिर बहुत सारे ऊतक बनते जाते हैं, तो ऊतकों के संयोजन से अंगों का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग बनते हैं, अंगों के संयोजन से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र ही हमारा शरीर होता है। यानी कि शुरुआत में हमारे शरीर में सिर्फ एक कोशिका थी, पर उस एक कोशिका से आज शरीर में इतनी कोशिका है कि हम गिन नहीं सकते हैं। हमारे शरीर का हर एक अंग कोशिका से मिलकर बना है, कुछ भी ऐसा हमारे शरीर नहीं है जो कोशिका से ना बना हो। जिस प्रकार से घर बनता है, तो घर में ईंट होती है, यानी ईंट को हम कह सकते हैं कि घर की मौलिक इकाई ईंट है, वैसे ही हमारे शरीर की, हमारे जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। हमारे शरीर का सब कुछ कोशिका से ही मिलकर बना हुआ। तो ये बात क्लियर है। तो कोशिका विज्ञान हो गया, कोशिका का परिचय हो गया, कोशिका का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं कोशिका का आकार एवं आकृति। तो कोशिकाओं का आकार फिक्स नहीं होता, कुछ होते हैं फिक्स वाली और कुछ फिक्स नहीं होते, तो हम दोनों की बात करते हैं। तो कुछ में आकार फिक्स होता है। फिक्स में जैसा कि हमने भी बताया न्यूरॉन, जो कि हमारी तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका देखने में ऐसी लगती है, यानी ऐसे टाइप की, कुछ ऐसी टाइप होती है तंत्रिका कोशिका। तो जो शरीर में तंत्रिका कोशिका है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र बना है, इसकी जो भी साइज है वो फिक्स होती है, यानी इसका जो भी आकार है, शेप जैसा भी है वैसा ही होता है। और बदलने वाली बात करते, जैसे कि अभी हमने पढ़ा अमीबा। अब अमीबा की कोशिका का जो आकार होता है नियमित नहीं होता, अभी हो सकता है ऐसी है, थोड़ी देर में ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी हो जाएगी, मतलब कैसे भी आकार बदलता रहता है। तो ये बात याद रखना है कि अधिकतर कोशिकाओं का आकार फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है, पर कुछ कोशिकाएं ऐसी भी मिल जाती हैं जिनका आकार फिक्स रहता है। तो ये इनके आकार की बात हो गई। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं कोशिका का संगठन। सबसे मुख्य बात कोशिका का संगठन। अब संगठन में हम ये समझेंगे कि कोशिका में कौन कौन से अवयव होते हैं, यानी किन किन चीजों से कोशिका बनी है। कोशिका के एक प्रकार से हम कोशिका को शरीर मान लें, जैसे हमारा शरीर है। अब हमारे शरीर में बहुत सारे भाग हैं, यानी हमारे शरीर में दिख ही रहे, खोपड़ी है, हाथ पैर है, वैसे ही कोशिका के शरीर में भी बहुत सारे भाग होते हैं। अगर कोशिका को शरीर माने तो जैसे हम कोशिका की बात करते हैं, कोशिका का संगठन। तो कोशिका का संगठन अगर करते हैं तो हम विशेष रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आवरण, एक जीव द्रव्य, दूसरा और तीसरा कोशिकांग। अब जैसे हमारे शरीर में हमारी खाल हमारा आवरण है, खाल पे जो बाल है ये आवरण है। फिर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे द्रव हैं, जैसे कि रक्त है, लसिका है, अन्य कई द्रव बहते रहते हैं। और फिर शरीर के अंदर और बाहर बहुत सारे अंग हैं। सेम वैसे ही कहानी कोशिका की है कि
कोशिका के बाहर आवरण होता है, यानी कोशिका को सुरक्षित रखने के लिए। फिर उसके अंदर द्रव होता है, इसे जीव द्रव्य कहते हैं। और फिर कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिका का जो आवरण है वो मुख्यतः तीन होते हैं। एक होता है जीव द्रव्य कला, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। फिर है कोशिका भित्ति, और तीसरी कैप्सूल या संपुट। तो ये तो हम हो गए आवरण, सिर्फ संपुट ही लिखते हैं। अब जीव द्रव्य की बात करते हैं। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशाद्रव्य और एक केंद्रक द्रव्य। अब आते हैं कोशिकांग। कोशिकांग बहुत सारे होते हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो पाठ्यक्रम में है, उनको हम लिख देते हैं। बाकी तो कोशिकांग बहुत से हैं। जैसे कि इसमें आता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जी काय, राइबोसोम, और भी यहाँ लिखा होते हैं, लयन काय, लवक, रसधानी, तारक काय। ये कुछ मुख्य कोशिकांग है, बाकी इसके अतिरिक्त भी कोशिकांग होते हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास है लघु पिंडक पिंडक होते हैं, सूक्ष्म तंतु होते हैं, फिर राइबो, इसके अलावा फिर गुणसूत्र आता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो मुख्य है वो यही लोग हैं। तो इनके बारे में भी शार्ट में बता देते हैं, बाकी इनको अच्छे से स्टडी करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। जैसे कि अब बात करते हैं आवरण। तो कोशिका में होती है जीव द्रव्य कला, जैसे कि हम मनुष्य हैं, अब जंतु हैं, तो जंतु कोशिका में सिर्फ एक ही झिल्ली होती है, इसे बोलते हैं जीव द्रव्य कला। जबकि पौधों की कोशिका में दो झिल्ली होती है, एक जीव द्रव्य कला तो है ही, एक उसके ऊपर सुरक्षात्मक मोटी झिल्ली होती है, जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति काफी सुरक्षा प्रदान करती है पौधों को। तो हमारे शरीर में और अन्य जंतुओं के शरीर में की कोशिका के बाहर सिर्फ एक ही कला है, जीव द्रव्य कला या कोशिका झिल्ली। जबकि पौधों में कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला के ऊपर कोशिका भित्ति होती है। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, जीवाणु की बात करें, तो इनमें तीन झिल्ली होती है, जीव द्रव्य कला रहेगी, उसके ऊपर कोशिका भित्ति, और सबसे बाहर संपुट। यानी सुरक्षा की दृष्टि में देखा जाए तो जंतुओं से ज्यादा सुरक्षा पौधों की है, पौधों से भी ज्यादा सुरक्षा बैक्टीरिया की है। तो ये तो आवरण है, बाकी इनको अच्छे से स्टडी अगले वीडियो में करेंगे। अब जीव द्रव्य की बात करते हैं। जैसा कि बताए हैं, जीव द्रव्य जीवन का द्रव्य होता है। तो जो इसमें दो पार्ट है, कोशा द्रव्य और केंद्र, ये दोनों के दोनों जीव द्रव्य है। बस बात यह है, जैसे हमारा शरीर है, अब हमारे शरीर में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान मिला है वो दिमाग को मिला है, मस्तिष्क को मिला है। तो हम मस्तिष्क को सबसे अलग ही मानते हैं। सेम वैसे ही कोशिका कहानी, जैसे कोशिका है, अब कोशिका में एक केंद्रक होता है बीच में, बाकी और बहुत सारे कोशिकांग हैं, लेकिन केंद्रक को हम सबसे अलग ही मानते हैं। इसीलिए केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। इसके अलावा बाहर जो द्रव्य भरा हुआ है, अन्य जो कोशिकांग है उनके अंदर जो द्रव्य भरा है, उस सबको कहते हैं कोशा द्रव्य। तो कोशा द्रव्य केंद्रक के बाहर वाला द्रव्य, और केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर वाला द्रव्य, तो इन सबसे मिलकर जीव द्रव्य बना है। अब बात करते हैं कोशिकांग की। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग, जिसमें केंद्रक है। अब केंद्रक शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, एक प्रकार से गार्जियन काम करता है केंद्रक। परिवार का मुखिया जैसे होता है वैसे केंद्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, यानी ये हमारे शरीर में यानी कोशिका के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। अंतःप्रद्रवी जालिका, जिस प्रकार से हमारे शरीर में कंकाल होता है, अंतः कंकाल, सेम वैसे ही कोशिका के अंदर जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, ये कंकाल का निर्माण करती है, ताकि कोशिका को एक आकार मिल सके, आकृति मिल सके। गाल्जी काय,
गाल्जी का काम होता है परिवहन का। तो ये शरीर में आवश्यक पदार्थों को एकत्रित करता है, उन्हें पैकिंग करता है, संग्रह करता है और जहाँ जहाँ जरूरत है वहां पहुंचाता है। यानी एक प्रकार से कुली का काम करता है, कोरियर वाला काम करता है। ये हड्डियों के ढांचे का काम करता है, ये पावर हाउस काम करता है, ये दिमाग वाला काम करता है केंद्र। अब बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ये हमारे कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाता है। लैन का सबसे खतरनाक कोशिका, ये जो लैन काय होता है, कोशिका के अंदर जो भी कोशिकाएं हैं अगर वो सही से काम नहीं करते हैं तो उनको सही से काम कराने के लिए प्रकार से मान लो डराने के लिए लैन काय होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पाचक एंजाइम होते हैं जो खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगर कोई कोशिकांग काम नहीं कर रहा है उसको खत्म कर देगा ये। और फिर इसके अंदर पाचक एंजाइम, जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा जब इसमें ओवरलोड हो जाता है या बहुत ज्यादा इसमें कभी समस्या ऐसी कुछ होती है कि फट जाता है, और जब लैन काय फटता है तो सभी कोशिकांगों को निपाट देता है। इस प्रकार से कोशिका की मौत हो जाती है। इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। लवक ये पौधों में होते हैं, जंतुओं में नहीं होते। तो लवकों का काम उसे देखते होंगे पौधों के, कोई भाग हरा है, कोई पीला है, कोई लाल है, नीला है, कोई बिना कलर का है। तो पौधों में जो रंग वाला विभाग है, रंग देने वाला काम लवकों का होता है। रसधानी की बात करते हैं, भी सिर्फ पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं होती। रसधानी एक बड़ी सी एरिया होती है, इसको हम इस संरचना को कोशिका का कचरा पात्र भी कहते हैं। और कभी कभी कुछ कोशिकाओं में ये इतनी बड़ी होती है कि ये आधे से ज्यादा एरिया या फिर मान लो 75% या 80-90% एरिया भी कवर कर लेती है। रसधानी बहुत बड़ा भाग होती है। तो इसमें जो भी फर्जी के पदार्थ है, वर्ज्य पदार्थ है, इसके अंदर इकट्ठा होते रहते हैं। ये भी सिर्फ पौधों में होती है, ये भी सिर्फ पौधों में होती है। तो ये दोनों जंतुओं में नहीं होते हैं। अब बात करते हैं तारक काय। अब तारक काय जो है ये जंतुओं में है तो पौधों में नहीं, ये तो सभी में थे, लेकिन यहाँ से ये पौधों में थे, जंतुओं में नहीं, और ये जंतुओं में है, पौधों में। और तारक काय का मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायता करना। फिर कोशिका विभाजन होगा तभी शरीर आगे बढ़ेगा, वृद्धि होगी, विकास होगी। तो तारक काय कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा इसी लेसन में हम गुरसूत के बारे में पढ़ेंगे जो कि केंद्र के अंदर होता है। फिर केंद्रिका के बारे में पढ़ेंगे, वो भी केंद्र के अंदर होती है। फिर कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। तो ये सभी कवर जो भी टॉपिक हैं इस लेसन में कवर किए जाएंगे। तो वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम कोशिका के पहला पार्ट यानी आवरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से आगे स्टेप वाइज पढ़ाई चलती रहेगी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।